शेयर बाजार में गिरावट की खबरें आते ही क्या पेट में वो एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है? या जब इकोनॉमी के बारे में अनिश्चितता की बातें चलती हैं तो एक चिंता सी होने लगती है। हाँ, ये एहसास बहुत आम है हम में से कई लोगों के लिए। बिल्कुल। और अपनी मेहनत की कमाई को लेकर फिक्रमंद होना, ये तो स्वाभाविक भी है। मतलब उसे खोने का डर किसे नहीं सताता। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस डर और अनिश्चितता का सामना एक एक शांत आत्मविश्वास के साथ किया जा सके? क्या हो अगर बाजार की गिरावट को खतरे की तरह देखने के बजाय उसे एक मौके की तरह देखा जाए? आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है वो इसी बदलाव पर है। हम टोनी रॉबिन्स की किताब है ना, अनशेकेबल योर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेबुक, उसके अंदर के विचारों और रणनीतियों को थोड़ा खंगालेंगे। हाँ। और ये साफ कर दें, ये कोई जल्दी अमीर बनने का नुस्खा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस मानसिक मजबूती को हासिल करने के बारे में है जिससे आर्थिक तौर पर आप कह सकते हैं अटूट या अनशेकेबल बना जा सके, चाहे इकोनॉमी में कुछ भी चल रहा हो। बिल्कुल। और देखिए, इस बातचीत का मकसद भी एकदम साफ है। ये समझना कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता वो वित्तीय कामयाबी के लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। कैसे हम डर की भावनाओं पर तथ्यों को हावी होने दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि सच तो ये है कि एक मजबूत रणनीति जब सही सोच के साथ मिलती है तो वो मन की शांति दे सकती है, जिसकी तलाश अक्सर लोग करते रह जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोनी रॉबिन्स का सबसे पहला और शायद सबसे शक्तिशाली सबक, हाँ। उनका कहना है कि निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। बिल्कुल, माइंड गेम। आपकी वित्तीय सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा वो बाजार का गिरना नहीं, बल्कि अक्सर आप खुद होते हैं। वो डर, वो घबराहट जो हमें तब जकड़ लेती है जब बाजार लाल निशान में होता है और हमसे गलत फैसले करवाती है। हाँ, जैसे डर के मारे सब कुछ कम दाम पर बेच देना। और फिर जब सब ठीक लगता है तो लालच में ऊंचे दाम पर खरीद लेना। जी, यहीं पर डर और तथ्यों के बीच का फर्क समझना बहुत अहम हो जाता है। तथ्य क्या है? हाँ, तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि बाजार में करेक्शन, मतलब 10% या उससे थोड़ी ज्यादा की गिरावट, ये एक बिल्कुल सामान्य, एक रेगुलर घटना है। आंकड़े देखें तो औसतन ऐसा साल में एक बार हो ही जाता है। साल में एक बार। हाँ, और बेयर मार्केट यानी 20% या उससे ज्यादा की बड़ी गिरावट, ये कम बार होती है, लेकिन ये भी निवेश की दुनिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। मतलब ये भी होगा ही, ये आते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए तथ्य। और डर? डर वो कहानी है जो हम उस वक्त खुद को सुनाने लगते हैं। अरे नहीं, इस बार तो पक्का सब खत्म हो जाएगा, ये पहले जैसा नहीं है, मुझे अभी इसी वक्त सब बेचकर निकल जाना चाहिए। हाँ, वो पैनिक वाला बटन। बिल्कुल, ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, इसमें लॉजिक कम होता है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शायद इस बार वाकई अलग हो। जब एक्सपर्ट्स भी चिंता जता रहे हों, तब उस अंदर की आवाज को कैसे शांत करें जो कहती है भागो? ये बहुत वाजिब सवाल है, और यहीं पर इतिहास हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है। टोनी रॉबिन्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं। अमेरिका के शेयर बाजार के इतिहास को उठाकर देख लीजिए। हर एक बेयर मार्केट के बाद बिना किसी अपवाद के एक बुल मार्केट यानी तेजी का दौर आया है। हर बार बाजार ना सिर्फ वापस सुधरा है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ये याद रखना कि ये गिरावट स्थायी नहीं, सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। उस डर को काबू में रखने में मदद करता है। यानी जो लोग घबरा कर बेच देते हैं वो असल में नुकसान को हकीकत बना लेते हैं। बिल्कुल सही। विश्लेषण यही दिखाता है कि सबसे ज्यादा नुकसान वही उठाते हैं जो डर के मारे बाजार के सबसे निचले स्तर पर अपनी होल्डिंग्स बेच देते हैं। और दूसरी तरफ कामयाब कौन होते हैं? वो जो या तो शांत बने रहते हैं या फिर इस गिरावट को एक शानदार मौके की तरह देखते हैं। मौके की तरह कैसे? इसे ऐसे सोचिए, जब आपकी पसंदीदा दुकान पर 30% या 40% की सेल लगती है, तो क्या आप दुकान से डर कर भागते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुशी खुशी उन चीजों को खरीदने जाते हैं जो आपको पसंद है, क्योंकि वो आप सस्ते में मिल रही हैं। सही बात है। तो यही सोच निवेश में क्यों नहीं लागू हो सकती? बाजार में गिरावट का मतलब है कि अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर या दूसरी अच्छी संपत्तियां, मतलब एसेट्स, आपको डिस्काउंट पर मिल रही हैं। एक तरह की सेल। बिल्कुल, ये खरीदारी का समय है, घबराने का नहीं। तो पहला कदम साफ है, अपने अंदर के डर को पहचानना, उसे काबू करना और भावनाओं की जगह तथ्यों पर ध्यान देना।
ये मानना कि बाजार का उतार चढ़ाव मौसम की तरह है, आता जाता रहता है, ये कोई स्थायी तबाही नहीं है। जी। ठीक है, तो ये तो हुई मानसिकता की बात। डर पर काबू पा लिया, तथ्यों को समझ लिया, लेकिन इसके बाद असल में करना क्या है? सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से तो पोर्टफोलियो नहीं बनता। सही है, एक्शन भी तो चाहिए। हाँ, यहीं पर टोनी रॉबिन्स अपने कोर 4 यानी 4 मुख्य सिद्धांतों को सामने लाते हैं। ये सुनने में सरल लग सकते हैं, लेकिन ये वही सिद्धांत हैं जिनका पालन वॉरेन बफेट और रे डालियो जैसे दुनिया के महानतम निवेशक भी करते हैं। अच्छा। पहला सिद्धांत, पैसा ना गमाएं, डोंट लूज मनी। ये तो सुनने में बड़ा सीधा लगता है, हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही सामान्य सी बात लगती है ना? लेकिन टोनी का मतलब इससे कहीं गहरा है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहे कि नुकसान मत करो, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप जोखिम को समझें, आप जो रिस्क ले रहे हैं उससे समझें। ओके। आपका पहला लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि किसी सेंसेशनल स्टॉक से रातों रात अमीर बन जाएं। पहला लक्ष्य होना चाहिए कि आप ऐसी गलतियों से बचें जिनसे आपका मूलधन ही खतरे में पड़ जाए, मतलब विनाशकारी नुकसान से बचना। क्यों? इसका कारण? क्योंकि लंबे समय में पैसा बनाने का असली राज कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत में छिपा है। हाँ, कंपाउंडिंग। और अगर आपने अपना मूलधन ही गवा दिया तो फिर कंपाउंडिंग किस पे काम करेगी? सोचिए, अगर आप 100 रुपए से शुरुआत करते हैं और 50% गवा देते हैं तो आपके पास 50 रुपए बचते हैं। अब वापस 100 रुपए पर आने के लिए आपको 50% नहीं बल्कि 100% रिटर्न कमाना होगा। अरे हाँ, डबल। जी, इसीलिए पूंजी की सुरक्षा सबसे पहले। ये बात तो सोचने वाली है। नुकसान से बचना शायद मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी हो सकता है शुरू में। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, असंतुलित जोखिम इनाम। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? इसे समझने का आसान तरीका ये है, ऐसे निवेश के मौकों की तलाश करें जहां अगर आपका अंदाजा सही निकला तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन अगर अंदाजा गलत निकला तो नुकसान सीमित या बहुत कम हो। अच्छा। टोनी रॉबिन्स इसे ऐसे समझाते हैं कि कोशिश करें कि आप 1 रुपए का जोखिम उठाकर 5 रुपए कमाने की क्षमता देख रहे हो, न कि 5 रुपए का जोखिम उठाकर 1 रुपए कमाने की। मतलब रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा। बिल्कुल, ये आपको सट्टेबाजी से बचाता है और सोच समझकर परिकलित मतलब कैलकुलेटेड फैसले लेने पर मजबूर करता है। हर निवेश को इस तराजू पर तौलना चाहिए, संभावित लाभ कितना, संभावित हानि कितनी। यानी हर दाव ऐसा हो जहां जीतने पर ज्यादा मिले और हारने पर कम जाए। समझ गया। तीसरा सिद्धांत, और ये ऐसा है जिसे शायद बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कर दक्षता महत्वपूर्ण है, टैक्स एफिशिएंसीज की। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वो चीज है जिस पर आम निवेशक शायद सबसे कम ध्यान देते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमने कितना रिटर्न कमाया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि असल में हमारी जेब में कितना पैसा आया। हाँ, नेट रिटर्न। जी, टोनी रॉबिन्स फीस और टैक्स को दीमक कहते हैं, जो चुपचाप धीरे धीरे आपके वित्तीय भविष्य की नींव को खोखला करते जाते हैं। दीमक, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट फीस 2% सालाना है। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे। 2% तो ठीक ही लगता है, लेकिन 30 साल की लंबी अवधि में ये 2% फीस आपके कुल रिटर्न का लगभग आधा या उससे भी ज्यादा हिस्सा खा सकती है। आधा? इतना ज्यादा? हाँ, ये कंपाउंडिंग के जादू को बेरहमी से कम कर देता है। सोचिए, अगर 2% फीस आपके रिटर्न का आधा हिस्सा खा जाती है तो इसका मतलब है कि 30 साल में जहां आपको शायद 1 करोड़ मिलना था, वहां आपको 50-60 लाख ही मिले। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ये दीमक चुपचाप आपकी दौलत आधी कर सकती है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें खुद ही स्टॉक चुनने में महारत हासिल करनी होगी? ये तो मुश्किल है। जरूरी नहीं। टोनी रॉबिन्स इसका एक बहुत ही सरल और प्रभावी समाधान बताते हैं, कम लागत वाले इंडेक्स फंड। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। हाँ, ये फंड किसी एक्टिव मैनेजर द्वारा चलाए नहीं जाते जो स्टॉक चुनने की कोशिश करे। ये बस किसी बाजार इंडेक्स जैसे भारत में निफ्टी 50 या अमेरिका में S&P 500 को ट्रैक करते हैं, मतलब उसकी नकल करते हैं। अच्छा, बस फॉलो करते हैं। जी, क्योंकि इसमें कोई महंगा मैनेजर नहीं है, इनकी फीस अविश्वसनीय रूप से कम होती है, कई बार 0.1% या उससे भी कम। 0.1%? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि आपका ज्यादातर पैसा आपके लिए ही काम करता रहता है, किसी और की जेब भरने के बजाय। लेकिन कई लोग कहते हैं कि इंडेक्स फंड से तो सिर्फ औसत मतलब एवरेज रिटर्न ही मिलता है,
बड़ा पैसा बनाने के लिए तो अच्छे एक्टिव फंड मैनेजर चाहिए जो बाजार को मात दे सकें। ये एक आम धारणा है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। दशकों के डेटा ये दिखाते हैं कि लंबी अवधि में ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर अपनी फीस काटने के बाद इंडेक्स फंड के रिटर्न को भी मात नहीं दे पाते हैं। सच में? हाँ, कुछ जरूर कामयाब होते हैं, लेकिन उन्हें पहले से पहचानना वो लगभग नामुमकिन है। अच्छा। इसलिए टोनी और वॉरेन बफेट जैसी दिग्गज निवेशक आम निवेशक के लिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड को ही सबसे बेहतर रास्ता मानते हैं। ये आपको बाजार का रिटर्न देता है बहुत कम लागत पर, और आपको मैनेजर चुनने की चिंता से भी मुक्त करता है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक सलाह लगती है। अब आते हैं चौथे और आखिरी सिद्धांत पर, विविधीकरण और संपत्ति आवंटन, डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन। ये कहावत तो सुनी है, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। हाँ, ये वही जानी मानी कहावत है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद लेने से कहीं ज्यादा गहरा है। विविधीकरण का असली मतलब है अपनी पूंजी को अलग अलग तरह की संपत्ति वर्गों, मतलब एसेट क्लासेस में बांटना। एसेट क्लास जैसे? एसेट क्लास यानी अलग अलग किस्म के निवेश, जैसे कि इक्विटी, शेयर बाजार, डेट, बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, जमीन जायदाद और कमोडिटीज जैसे सोना या कच्चा तेल। ओके, यानी अपने पैसे को अलग अलग तरह की चीजों में लगाना, ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह भरपाई हो सके या स्थिरता बनी रहे। टोनी इसे और सरल बनाने के लिए 2 बकेट्स यानी 2 बाल्टियों में सोचने का सुझाव देते हैं, है ना? बिल्कुल। वो कहते हैं कि अपनी निवेश की दुनिया को 2 हिस्सों में बांटकर देखें। हाँ। पहला है सुरक्षा बकेट। हाँ। इस बाल्टी में वो निवेश आते हैं जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, जैसे कि अच्छी गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट। इस बकेट का मुख्य काम आपके मूलधन की रक्षा करना है और आपको मानसिक शांति देना है, खासकर तब जब शेयर बाजार में भारी उथल-पुथल मची हो। ये आपका लंगर है, एंकर है। ठीक है, ये सेफ्टी नेट जैसा हुआ। हाँ, और दूसरा है विकास बकेट। विकास बकेट। इस बाल्टी में वो निवेश आते हैं जिनमें ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना होती है, लेकिन जोखिम भी ज्यादा होता है। मुख्य रूप से इसमें इक्विटी यानी शेयर आते हैं, और टोनी के अनुसार ये मुख्यतः कम लागत वाले इंडेक्स फंड के जरिए होने चाहिए। ओके, जहां ग्रोथ की उम्मीद ज्यादा है। जी, इस बकेट का काम लंबी अवधि में आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ाना है। इन दोनों बकेट्स का सही मिश्रण यानी एसेट एलोकेशन ये सुनिश्चित करता है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो एक साथ बहुत ज्यादा नीचे ना गिरे। जब शेयर बाजार ग्रोथ बकेट गिर रहा हो तो बॉन्ड्स सिक्योरिटी बकेट शायद स्थिर रहें या थोड़ा ऊपर जाए। अच्छा, बैलेंस बना रहता है। जी, इससे आपके निवेश का सफर कम उतार चढ़ाव वाला ज्यादा सहज बन जाता है और आपको बड़े झटकों से बचाता है। ये संतुलन ही कुंजी है। तो ये थे कोर 4 सिद्धांत। नुकसान से बचना, सोच समझकर जोखिम लेना, फीस और टैक्स बचाना और अपने निवेश को फैलाना। ये एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? इस पूरी मेहनत का आखिरी मकसद क्या है? ये सवाल सीधा किताब के दिल तक ले जाता है। मानसिकता समझ ली, रणनीति बना ली, लेकिन अंत में ये सब किस लिए? टोनी रॉबिन्स का सबसे गहरा संदेश शायद यही है कि पैसा अपने आप में मंजिल नहीं है। ये सिर्फ एक साधन है, एक औजार है, सिर्फ एक टूल। हाँ, असली लक्ष्य नकदी का एक पहाड़ खड़ा करना नहीं, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। वित्तीय स्वतंत्रता, ये शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? मतलब डे टू डे लाइफ में। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है उस स्थिति में पहुंचना जहां आपको पैसे के लिए काम करने की मजबूरी न हो। मजबूरी ना हो। हाँ, आप काम इसलिए करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, आपको उसमें मजा आता है, न कि इसलिए कि आपको बिल भरने हैं। इसका मतलब है कि आपके पास इतने संसाधन हो कि आप अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल कर सकें, दुनिया घूम सकें, अपने शौक पूरे कर सकें और समाज को सार्थक तरीकों से कुछ वापस दे सकें। मतलब चॉइस होना। बिल्कुल, ये अपने जीवन के निर्णय अपनी शर्तों पर लेने की आजादी है, ये चुनाव करने की आजादी है। तो अनशेकेबल सिर्फ बाजार के तूफानों से बचने की गाइड नहीं है, बल्कि ये एक तरह से ऐसी मशीन बनाने का ब्लूप्रिंट है जो आपके सोते हुए भी आपके लिए पैसा कमाए, ताकि आप जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकें। सबसे परिवर्तनकारी पहलू ये है कि ये भविष्य के डर को संभावनाओं के प्रति उत्साह में बदल देता है।
जब आपको पता होता है कि आपके पास एक जांची परखी योजना है, आपने अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया है और आप कंपाउंडिंग की शक्ति को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भविष्य की ओर डर से नहीं बल्कि आशा और आत्मविश्वास से देखते हैं। ये बहुत पॉजिटिव नजरिया है। जी। चलिए, तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर टोनी रॉबिन्स की किताब अनशेकेबल से कुछ सबसे जरूरी बातें याद रखनी है तो वो क्या होंगे? 1-2 पॉइंट्स में। मेरे हिसाब से पहली और सबसे जरूरी बात, डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, बाजार के उतार चढ़ाव नहीं। हाँ, ये तो नंबर 1 है। बाजार में गिरावट या करेक्शन सामान्य है, यहां तक कि स्वस्थ भी। उन्हें घबराने का कारण नहीं बल्कि समझदारी से निवेश करने का अवसर समझें। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात, एक सरल, सिद्ध और अनुशासित योजना पर टिके रहना। वो कोर 4 सिद्धांत, बड़े नुकसान से बचना। डोंट लूज मनी। हाँ, सोच समझकर जोखिम लेना जहां फायदे की संभावना ज्यादा हो। कम लागत वाले इंडेक्स फंड से फीस और टैक्स बचाना जरूरी। और अपनी पूंजी को अलग अलग एसेट क्लास में फैलाना, ये आपके कंपास की तरह काम करते हैं। ठीक है। और तीसरा टेक अवे, जो शायद सबसे प्रेरणादायक है, वो है अंतिम लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। ये सारी कवायद, ये सारी रणनीति, ये सब साधन है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां जिंदगी में विकल्प हो, मन में शांति हो और उसे भरपूर जीने की क्षमता हो। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसा कि किताब बार बार कहती है, कि इसके लिए आपको कोई वॉल स्ट्रीट का जादूगर होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये तो राहत की बात है। हाँ। जरूरत है अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की, खेल के बुनियादी नियमों को जानने की और फिर एक ठोस योजना पर अनुशासन के साथ लंबे समय तक टिके रहने की। और ऐसा करके कोई भी व्यक्ति सचमुच पूरी तरह से अटूट, अनशेकेबल बन सकता है। बिल्कुल। और अब जब हमने इन सिद्धांतों और रणनीतियों पर इतनी बात की है, तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकें। हाँ। इन सब बातों को समझने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्वतंत्रता को सिर्फ परिभाषित ही नहीं बल्कि उसे हासिल करने की दिशा में पहला, सबसे ठोस, व्यावहारिक कदम क्या हो सकता है? पहला कदम? हाँ, क्योंकि अक्सर वो पहला कदम ही सबसे शक्तिशाली साबित होता है।